जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट क्या है दोस्तों कि मैं बीसीसीएल और सीआईएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें रोजगार मिलने के आसार भी हो सकते हैं और मैनेजमेंट चाहे तो हमें रोजगार भी दे सकती है। जितने भी अप्रेंटिस लड़के हैं उन्हें रोजगार दे सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने हाल ही में एक मीटिंग की है जिसमें उन्होंने अगर उनका ये प्लान सब सक्सेस हो गया तो उनमें बहुत से वर्कर की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। तो हो सकता है कि इसमें हमें मिल जाए, लेकिन हमारा आंदोलन अगर चलेगा तो खैर देखते हैं कि क्या अपडेट है। चलिए दोस्तों हम अपनी पहली खबर की ओर मुड़ करते हैं। पहला खबर हमारा दोस्तों क्या है कि झरिया पुनर्वास योजना को मिलेगा 7.5 लाख रुपए का पैकेज। मतलब क्या है दोस्तों कि पहले जो झरिया पुनर्वास का योजना था उसमें क्या है, सबको क्वार्टर दिया जाता था। झरिया से जैसे कि किन्हीं को खाली करना है यहाँ पे, तो उसमें क्या है क्वार्टर को देने की सुविधा थी, जिसमें क्वार्टर दिया जाता था और दूसरे एरिया में जहाँ से क्वार्टर बना के दिया जाता है। लगभग 6,000 6,500 के आसपास क्वार्टर भी बने हैं जिसमें लोगों को देने की प्रावधान किया गया था, लेकिन लोगों ने जाने से इनकार कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। उस क्वार्टर को पसंद नहीं किया गया, जिसकी अवधि भी आपको 2021 तक की थी, जिसके कारण क्या हुआ वो समाप्त हो गया। अब क्या है कि हाल ही में अभी कुछ ही दिनों पहले एक मीटिंग हुई है, इसमें बहुत से अधिकारीगण सीएल के भी मौजूद थे और जो सीएल के चेयरमैन है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मौजूद थे। उसमें क्या क्या फैसला लिया गया है, उसमें जो पैकेज है वो 7.5 लाख का पैकेज किया गया है। ये पैकेज किन लोगों को दिया जाएगा, तो जो झरिया में अवैध रूप से, जैसे कि आप बोल सकते हैं जिनका रजिस्ट्री घर ना हो, रजिस्ट्री कोई जमीन ना हो, वो लोग जैसे रह रहे हैं उनके लिए 7.5 लाख रुपए का पैकेज दिया गया है। और ये सर्वे आपको मैं बता दूं कि 2018 तक का लिया गया है। 2018 तक का सर्वे हुआ था सीआईएल में, बीसीसीएल में, तो उन सर्वे के हिसाब से उस लिस्ट को दिया गया है और उन सभी को 7.5 लाख का पैकेज दिया जाएगा। अब वो 7.5 लाख में से अपने हिसाब से जहाँ भी जमीन लेके चाहते हैं और घर बना के रह सकते हैं। ये मीटिंग में एक प्लानिंग की गई है और इसके आगे कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आगे किया गया है कि जमीन के वैध मालिक को जमीन की कीमत के अलग दी जाएगी। मतलब क्या है, जो जमीन का वैध मालिक है, जिनके पास रजिस्ट्री है, उन्हें 7.5 लाख का जो पैकेज है वो तो दिया जा रहा है, साथ ही उनके जो रजिस्ट्री की जो कीमत हो जमीन की रजिस्ट्री के हिसाब से वो उन्हें अतिरिक्त दिया जाएगा। उन 7.5 लाख के एक्स्ट्रा में उन्हें अतिरिक्त रुपये से भी दिया जाएगा, अलग से रुपये भी दिया जाएगा, जो पैसा उनका बनेगा। ये मीटिंग लिया गया है, JRDA की बैठक में हुई है। ये हाल ही कुछ ही दिनों पहले मीटिंग हुई है, इसमें किया गया है। अब इस कार्य को करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है, क्योंकि बहुत बार सीआईएल में और झरिया पुनर्वास के लिए बहुत बार प्लान बैठा है, लेकिन ये बहुत बार फेल हो चुका है। तो इस बार भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया गया है। इस गठन में किन्हीं के साल किया गया है, तो जो कोयला के सचिव है, कोयला मंत्रालय जो सचिव है उन्हें शामिल किया गया है। बहुत से कोल अधिकारी है जिन्हें शामिल किया गया है। इसमें झारखंड के मुख्य सचिव को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ 2 स्वयं सेवी संस्था है उन्हें भी शामिल किया गया। उन्हें शामिल करने का मुख्य कारण यह है कि बहुत बार क्या होता है, आपसी एरिया में जो संस्थाएं हैं वो विवाद खड़ा हो जाती है कि आप ऐसा काम करें ये गलत है। तो संस्थाओं को भी शामिल किया गया है जिससे कि वो भी उनका सपोर्ट करें और उनका भी विरोध में कोई कार्य ना हो, इसलिए इन्हें किया गया है। अब आगे देखते हैं कि इस प्लान की जरूरत क्यों पड़ी। इस प्लान की जरूरत पड़ने का मुख्य कारण है कि पूर्व में जो मास्टर प्लान बनाया गया था उसकी अवधि जो थी वो 2021 तक की थी, 2021 में ही समाप्त हो गई। जिसमें क्या हुआ था, विस्थापितों को आवास देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने आवास लेने से मना कर दिया और उनके द्वारा जो क्वार्टर आवास बना के दिए जा रहे हैं उनमें जाने से साफ इनकार कर दिया। और वो 2021 तक की थी जिन्हें मास्टर प्लान का नाम दिया गया था, लेकिन उसकी अवधि समाप्त हो गई और वो प्लान कोई काम नहीं आया, वो फेल हो गया, जिस कारण ये बैठक करके अगली मीटिंग की गई है। अब इस बैठक में क्या हुआ कि बीसीसीएल के सीएमडी, झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी है, वो उपायुक्त, कोयला सचिव, चेयरमैन आदि सभी शामिल थे। यहाँ आपको एक जानकारी दे दूं कि जो चेयरमैन है सीएल के, वो किसी कारण से वहाँ आ नहीं पाए थे, इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस मीटिंग में भाग लिए थे। तो जैसे भी भाग लिए हैं, लेकिन उनकी राजामंदी में तो हो रही है, इन सब के देखा जाता है। और इसमें उठाने का जैसे जो सबसे पहले किनको उठाया जाएगा, बाद में किनको उठाया जाएगा, तो बीसीसीएल में क्या है 595 ऐसे साइट्स है जिन्हों कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं भी चल रहे हैं। लगभग 40 के आसपास कुछ माइंस चल भी रहे हैं। बहुत से माइंस है जिसमें 207 माइंस जो है वो खनन लायक नहीं है, तो उन्हें बीसीसीएल सरेंडर कर देगी, उन्हें खनन नहीं करेगी। और 595 में इसे साइड है। तो इन सब में से पहले किन्हें उठाया जाएगा, पहले उन इलाकों को उठाया जाएगा फर्स्ट फेज में जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। मतलब जहाँ पे भू धसान की समस्या ज़्यादा हो सकती है, जिसके आसपास के इलाके में अधिकांश आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, धसती रहती है, कहीं कहीं भू धसान होती है, कहीं जमीन के नीचे से आग जो चल रही है वो निकलती है, जिस कारण से सबसे पहले इन्हें रखा गया कि इन्हीं के पास पहले ये नोटिस दिया जाएगा और उनके ये जो 7.5 लाख का पैकेज है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ आगे झरिया पुनर्वास का कार्य किया जाएगा।
तो खैर आगे जो भी बात होगा वो तो अपडेट जो मिलेगा वो देखते रहेंगे। खैर देखना है ये कि इस मास्टर प्लान में क्या झरिया के पुनर्वासी वापस जाने, झरिया छोड़ के जाने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि मेन मुद्दा होता है रोजगार का। आज झरिया में जो रह रहे हैं या जो भी पुनर्वास रह रहे हैं, इनके लिए मेन मुद्दा क्या है कि ये घर बना कर रह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके पास रोजगार है, कुछ ना कुछ करके, भले ही गवर्नमेंट जॉब ना हो लेकिन प्राइवेट जॉब से ही कुछ ना कुछ करके लोग खा रहे हैं। अब अचानक से अगर उनका प्लेस चेंज हो जाता है तो क्या खाएंगे, क्या काम करेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, इसकी समस्या है। तो मैनेजमेंट को ये जो प्लान ये कर रहे हैं, इससे अच्छा इन्हें सोचना चाहिए कि हम आउटसोर्सिंग में सभी को रोजगार दे दें, हर घर से हर सर्वे के हिसाब से अगर एक एक रोजगार दें, रेगुलर नहीं संविदा पे ही दे दें और 60 साल का एग्रीमेंट करें, तो आराम से झरिया खाली हो सकता था और लोग जाने के लिए भी इच्छुक होते हैं। लेकिन रोजगार मेन मुद्दा होता है। अभी ये जो क्वार्टर दे रहे हैं उन क्वार्टर में भी शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार होता है। लेकिन रोजगार नहीं होने के कारण इसमें भी क्या लोग जाने के लिए तैयार होंगे, अभी आगे देखिए क्या होता है। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। तब तक आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी के पास ये चैनल जानकारी पहुंचे और सीआईएल का जो भी खबर है मैं आप लोग समय समय पे देता रहता हूं। दोस्तों इसमें अप्रेंटिसों के लिए की मेन मुद्दा ये है दोस्तों कि जो अप्रेंटिस लड़के हैं, ऐसा इसमें दिया गया है और टारगेट रखा गया है कि 2030 तक काफ़ी मात्रा में, यानी कोल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए, कि जैसे अभी भी भारत में बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे कोल की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो बाहर से हमें विदेशों से कोयला का आयात निर्यात करना पड़ता है। बहुत से कोयले की कमी के कारण हमें वहाँ से कोयला को मंगाना पड़ता है और यूज करना पड़ता है। तो भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए इन सब का एक प्लान किया गया है कि इस हिसाब से इतनी माइंस ओपन होगी तो इसमें इतना कोयला का प्रोडक्शन होगा, तो भारत को फिर दूसरे देशों से कोयला मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है दोस्तों कि अप्रेंटिस लड़कों को रखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ वर्कर रहेंगे, टेक्निकल वर्कर नहीं रहेंगे और बिना टेक्निकल का कोई भी प्लान चलाना पॉसिबल नहीं है, वो लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि टेक्निकल अगर वर्कर नहीं है तो, क्योंकि एक मशीनी कार्य है और मशीन कहीं ना कहीं बिगड़ती है, हर रोज आए दिन कोई ना कोई मशीन बिगड़ती है, तो उसके लिए टेक्निकल की आवश्यकता जरूरी है। प्लस टेक्निकल क्या है, वो स्किल है, वो काम को अच्छी तरह से जानते हैं, काम को कर चुके हैं, समझ चुके हैं। नहीं तो ऐसे बहुत से देखा गया है कि अभी बीएसएसएल में की बात करें तो बीएसएसएल में देखा गया है कि बहुत से कर्मचारी की, अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से रिक्वायरमेंट नहीं आई है। तो रिक्वायरमेंट के अभाव के कारण जो कर्मचारी है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। उन अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जो धीरे धीरे रिटायरमेंट की कगार पे हैं, बहुत ही कुछ सालों में उनकी रिटायरमेंट हो रही है, होने वाली भी है और बहुत सी की आए दिन हो भी रही है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई नौजवान नहीं है या फिर, क्योंकि बुजुर्ग की आवश्यकता तो है क्योंकि उनका अनुभव काम आता है, लेकिन साथ ही साथ यंग जनरेशन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो ही कोई प्लान चला सकते हैं। हम अगर बोलें कि सिर्फ बुजुर्ग से काम चला लें या फिर सिर्फ यंग से चला लें तो ऐसा नहीं होता है। हर जगह एक अनुभव इंसान की चाहिए और एक काम करने वाला उत्तेजना जोर से, जो तेजी से काम कर सके, जिसमें फुर्ती हो या फिर उसकी शारीरिक क्षमता सही हो। तो इसके लिए अप्रेंटिसों को भी लेना जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि मेरे पास और भी बहुत से खबर आई है, जो खबर हम देखते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे खबर देख सकते हैं। झरिया में ही बता दें या फिर कोयला माइंस में ही बता दें, तो बहुत जगह देख रहे हैं। मेरे पास एक न्यूज आई है कि कतराच क्षेत्र में फिर शुरू हुआ अवैध माइनिंग। मतलब बहुत से जगह क्या दिया रहा है कि अवैध माइनिंग की भी खबरें आ रही है। मतलब बहुत जगह इनलीगल तरीके से भी माइनिंग की जाती है और कोयला का उत्पादन को किया जा रहा है और गलत तरीके से बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, जिसके रिकॉर्ड ना तो मेंटेन हो रहे हैं या फिर शायद सरकार के पास नहीं जा रहे हैं। जो भी ये जो आप देख सकते हैं कि पेपर का कट है, एक पेपर में न्यूज़ में प्रभावित होता है। जो मैं खबर दे रहा हूँ न्यूज़ से ही दे रहा हूँ, तो ये पेपर में ही आया है कि अवैध माइनिंग शुरू हो चुकी है। बहुत जगह ऐसे न्यूज़ आए दिन आते रहते हैं। साथ ही साथ आप दूसरी खबर देखिए कि यहाँ पे इसमें आया है कि बरबड्डा के डिपो में छापा मारा गया है, उसमें 239 टन अवैध कोयला को जब्त किया गया है। यानी कहीं ना कहीं अवैध माइनिंग या फिर कोयले चोरी की घटना बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है, इसमें जो छापा मारा गया और 239 टन कोयला को जब्त किया गया है। तो ये तो दोस्तों रिकॉर्ड में आया कि जब्त हुआ है। ऐसे कई टन कोयला है जो जब्त नहीं होते हैं और अवैध माइनिंग के रूप से निकल जा रहे हैं। डेली लाखों, आए दिन आप अखबार में भी देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में कोयला की चोरी हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है। ये जैसे भी घाटा हो रहा है, तो इससे सरकार के राजस्व को भी तो घाटा है। अगर अप्रेंटिस लड़के रहें या फिर कार कुशल वर्कर रहें और सही तरीके से अगर मैनेजमेंट काम कराए और सही तरह से मैनेजमेंट काम ले, तो ये पैसे बचेंगे। ये पैसे जो वेस्ट जा रही है, ये पैसे अगर अप्रेंटिस को यूज करके दें तो काफ़ी फायदा हो। हमारे पास ऐसे ही बहुत सी खबर आ रही है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट खबर ये आ रही है कि बायोमेट्रिक भी नहीं सुधार पा रही बीएसएसएल अधिकारियों व कर्मियों की लेट लतीफ़ा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी
क्या होते थे, अधिकारीगण जो है वो अगर 8 बजे ड्यूटी है तो 9 बजे, 10 बजे, कभी-कभी 11 बजे भी आते हैं, और जहाँ जाने का 5 बजे का टाइमिंग अगर होता है तो 4 बजे, साढ़े 3 बजे ऐसे करके चले जाते थे। तो इसके लिए एक सिस्टम लाया गया कि बायोमेट्रिक आप आते ही ड्यूटी पे और बायोमेट्रिक मारेंगे। और बायोमेट्रिक का रूल होता है कि अगर आपको 8 बजे टाइम है, 8 बज के 1 मिनट हो जाता है या 2 मिनट हो जाता है तो बायोमेट्रिक आपका नहीं लेगा या फिर लेट लगाएगा। तो उसमें टाइमली पंचिंग का एक रूल बन जाता है, तो अच्छा है कि आप टाइम पे आएंगे। जाने के समय भी आपको बायोमेट्रिक करना जाता है, लेकिन ये भी नहीं रुक पाती है, क्योंकि क्या होते हैं, लोकल में मान लीजिए कि किसी का घर है, अब वो आए मान लीजिए बायोमेट्रिक अंगूठा लगा के और चले गए, और फिर शाम को फिर आके बायोमेट्रिक मार दें, ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा क्या है कि बहुत से कर्मचारी लेट आते हैं, वो बायोमेट्रिक मारते भी नहीं हैं, या फिर अधिकारीगण मार के चले जाते हैं, काम नहीं होता है। एक पेपर के न्यूज़ के ही साथ आप देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक भी नहीं सुधार पा रही है। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों में काम करने की उत्साह कम हो चुकी है। उत्साह कम क्यों हो चुकी है? क्योंकि लोग अधिक उम्रदराज हो गए हैं। अगर उनके साथ कोई जनरेशन अच्छा ताल में बैठ के काम करे तो काम में भी मन लगता है। कहते हैं कि काम को उस तरह करना चाहिए जो आपको मन लगे, ताकि वो काम भी हो जाए और आपको काम का प्रेशर भी ना पड़े और अच्छे से काम हो जाए। अगर आप ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं किसी भी काम को, तो वो काम में आपका ना तो मन लगेगा, ना तो आप प्रोडक्शन दे सकते हैं, ना तो काम सही से तरीके से होगा, और दुर्घटना की भी संभावना अधिक रहती है। इसलिए जो कर्मी हैं उन्हें भी सही से काम करना चाहिए। साथ ही साथ मैनेजमेंट से भी आग्रह है कि वो अप्रेंटिस लड़के, ठेकेदार लड़के, कर्मी जो भी है उन्हें लेना चाहिए। साथ ही साथ एक खबर और भी आई है जो आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि 4% जो महंगाई भत्ता बढ़ाई गई है, तो अक्टूबर से ये लागू हो चुका है। 1 अक्टूबर से उन्हें बढ़ के मिलेंगे जो भी ठेकेदार है। तो बीसीसीएल में 6000 कुछ ठेकेदार मजदूर हैं। टोटल सीआईएल में तो 89,000 रिकॉर्ड के अनुसार है, बाकी अन रिकॉर्ड भी बहुत से होंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड के अनुसार है, इन्हें मिलना चाहिए। और बीसीसीएल में भी 6000 कुछ मजदूर है, ठेका मजदूर, इनका बढ़ना चाहिए। तो सरकार से हमारी यही आग्रह है, या फिर मैनेजमेंट से, या बीसीसीएल से, या कोल इंडिया से, कि जब आप इन्हें दे सकते हैं, इनके भी पेमेंट बढ़ा रहे हैं, आप अप्रेंटिस को क्यों नहीं रखते हैं? आखिर आपको ना रखने का रीजन क्या है? आप एक तो कारण बताएं कि अप्रेंटिसों को नहीं रखते हैं। आप हर बार बोलते हैं कि हम अप्रेंटिसों को नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते हैं? आप अनस्किल्ड को रख सकते हैं, आपके पास वर्कर नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं, आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, आप चाहते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, और आप आत्मनिर्भर बनने के लिए अप्रेंटिस को नहीं रख रहे हैं। स्किल इंडिया के तहत सभी को अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराया गया कि वो स्किल इंडिया करके और अपना जो भी वो सीखे हैं वो कंपनी को दे सके और कंपनी को उसका फ़ायदा मिले। लेकिन आप अप्रेंटिस को रखेंगे नहीं तो कंपनी को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा कहाँ से? तो ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। और जो अप्रेंटिस लड़के हैं उनसे भी आग्रह है कि आप भी अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखें, ऐसा ना है कि छोड़ दें। और हो सके तो हर लड़का अपने अपने तरीके से कोशिश करे। हो सके तो अगर लेटर है तो आप लेटर जारी करें, या एक लेटर लिखे चेयरमैन के पास अपने तरीके से, चाहे ऑनलाइन लिखे या फिर पोस्ट के थ्रू भेजें। जैसे ही भेजें, अगर लेटर भेजें, सबका लेटर अगर उनके पास जाता है तो शायद उनके मन में कुछ बना, अपने हिसाब से एक सभ्य तरीका से लेटर लिखें और कोशिश करें भेजने का, ताकि हो सकता है कि चेयरमैन सर उन लेटरों को पढ़ें कि आखिर उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि हाँ आखिर क्यों अप्रेंटिस लड़के क्यों मांग रहे हैं और अप्रेंटिस लड़का को रखना कि जरूरी है कि नहीं है। उनसे भी आग्रह है कि आप एक बार सोच विचार करें और अप्रेंटिस लड़कों को रखने के लिए कोई तो प्रावधान कीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को खबर पर अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की और भी नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ मैं आगे वीडियो लाते रहूँगा। थोड़ा सा वीडियो में कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि कोई अपडेट नहीं रहे तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? जब अपडेट आती है तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग जो जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी के पास आपकी आवाज़ पहुँचे। और जितना अप्रेंटिस एकता मजबूत रहेगा दोस्तों, उतना ही आपकी आवाज़, चाहे सीएमडी सर हो या फिर चेयरमैन सर हो या फिर सरकार तक हो, आपकी बात पहुँचेगी चैनल के माध्यम से। आप अपनी बातों को चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर चैनल मजबूत रहे तो, अगर चैनल मजबूत नहीं है ज़्यादा तो सरकार तक वो वीडियो पहुंचेगा नहीं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट मिले। वीडियो हर के एक लड़के तक पहुंचना चाहिए, ताकि सभी शेयर करते करते एक दिन वो चेयरमैन के तक भी पहुंचे, जितने सरकार है, मंत्रीगण है, नेतागण है, सबके पास पहुंचे, ताकि वो कुछ अप्रेंटिसों के बारे में सोचे। और इलेक्शन का टाइम नज़दीक है दोस्तों, आने वाला ही इलेक्शन है, तो हो सकता है कि अप्रेंटिसों के लिए कोई अच्छी खबर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जो भी आगे अपडेट रहेगा मैं आपको वीडियो आते ही मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और एक लास्ट खबर और है दोस्तों, कि मैंने बताया था कि रांची दरभंगा हाउस में जो अप्रेंटिसों का स्ट्राइक चल रहा है, वो स्ट्राइक अभी चल ही रहा है। उनके भी डेली अपडेट आ रहे हैं, लेकिन कोई खास चीज़ नहीं आ रही है। ना तो वहाँ नेतागण आ रहे हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आश्वासन मिल रहा है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई खास इंपॉर्टेंट खबर रहेगा मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।